तो जो लोग लॉन्ग ट्रैवलिंग जॉब करते हैं, उनमें बैक पेन की बहुत बड़ी समस्या रही है। कि मैंने तो एक्सरसाइज की फिर भी क्यों फ्रोजन शोल्डर अच्छा नहीं हुआ। क्या ऐसी 3 आदतें हैं जो हम आज के दिन से लेके हम बदल सकते हैं? डॉक्टर और ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि तुझे पता है तो खुद ट्रीटमेंट कर ले, मेरे पास भी क्यों आया, तू और गूगल हम चैट क्या जीपीटी देख। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे शो में एक बहुत ही उम्दा व्यक्ति है, जिनका नाम है डॉक्टर मारेशा विठलानी और उनकी प्रैक्टिस रही है फिजियोथेरेपी। आज हम जानेंगे कि हमारी डेली लाइफ में हम क्या-क्या गलतियाँ कर रहे हैं और क्या-क्या इनडायरेक्टली मिस्टेक होती रही है और हमारे बॉडी के ऊपर उसका क्या प्रभाव आ रहा है। तो हम देखेंगे हमारी जीवन शैली में कौन-कौन से माइनर और मेजर बदलाव लाके हम हमारे बॉडी को कितना हार्म कर रहे हैं। तो देखेंगे कि इनके एक्सपीरियंस का 16 साल का तजुर्बा जो है, वो हमारी लाइफ में कितना प्रभावी रहता है। तो डॉक्टर मारिसा जी, आपका हमारे शो में खूब-खूब धन्यवाद टाइम देने के लिए और वेलकम हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और इस शुक्रिया। पॉडकास्ट का शुरुआत करते हैं। शुक्रिया। जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। तो आज हम आपका एक्सपीरियंस जानेंगे कि ये फिजियोथेरेपी वो क्या है और क्यों ज़रूरी है हर लाइफ़स्टाइल के, हर ऐज के ग्रुप के लिए? पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि फिजियोथेरेपी सिर्फ इंजरी के लिए नहीं है, यस। स्पोर्ट्स के लिए नहीं है, ना तो कि सिर्फ ओल्ड एज के लिए, ऐसा हुँ, नहीं है। फिजियोथेरेपी एक्चुअली प्रिकॉशन के लिए भी इतना ज़रूरी है, ठीक है? जब आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी पेन है बॉडी में, कोई भी हुँ, पेन, उसी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और साथ में ज़रूरी है कि आपकी बॉडी को आप स्ट्रेंथन कैसे रखें, कितना मज़बूत रखें कि जब आपकी एज हो जनरली डीजनरेशन की, जैसे बुगिसान बोलते हैं, वो एज में आप पहुँचो, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आप फेस ना करो आफ्टर 50 के बाद। आप आपकी लाइफ 50 के बाद एन्जॉय कर पाओ। तो फिज़ियोथेरेपी आपके हर एक एज में और हर एक प्रॉब्लम में नेसेसरी है। ओके। अभी हम देखना चाहेंगे कि आपकी जो डेली लाइफ़ है, तकरीबन 12 घंटे का डेली रूटीन रहता है, जो जी, पेशेंट को ट्रीट करने का। जी। उसमें आप मेजर कौन-कौन से पेन से आप साझा होते हो? कि कितना जो पेशेंट है, उनको मेजर कौन-कौन से पेन्स से गुज़रना पड़ता है डेली लाइफ़ में? ये भी आ गया एज हिसाब से देखने मिलता है। हुँ, जैसे बोलूँ मैं कि 16 प्लस की एज में है, हुँ, तो मुझे मोस्टली 16 टू 35 के बीच में जो पेशेंट्स होते हैं उनका सर्वाइकल पेन यानी कि गर्दन का पेन ज़्यादा देखने मिलता है। या तो वर्क की वज़ह से उनका, डेस्कटॉप वर्क देख लो या कोई भी काम देख लो आप उनका। या तो फिर जो यंग है जो उनकी स्टडी के वजह से, या तो फिर ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल एंड टीवी जो बच्चे यूज़ करते हैं, या तो यंग चिल्ड्रन यूज़ करते हैं, ठीक है? और बाद में जो देखने मिलता है वो लेडीज़ में जनरली हमें ज़्यादा देखने मिलता है, दैट इज़ नी पेन एंड बैक पेन, बैक पेन। ओके? और जो मेल पेशेंट है आफ्टर 45 टू व्हाटएवर, तो वहाँ पे उनमें भी नी पेन एंड सर्वाइकल पेन कॉमनली देखने मिलता है मुझे। एक्चुअली मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपकी बात को क्योंकि सर्वाइकल पेन अगर मेरी ऑफ़िस में 30-35 का स्टाफ है, तो तकरीबन उसमें से 20 से 25 लोगों को सेम प्रॉब्लम है, जो नेक और सर्वाइकल स्टिफ नेक बोलते हैं उसको, फ्रोज़न शोल्डर। तो इसका क्या हमारी लाइफ़स्टाइल के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉब्लम है, क्या है? हमारी गलती क्या है इसमें? ह्यूमन बॉडी अ, की गलती क्या है? दैट नहीं, दैट्स नॉट ह्यूमन बॉडी मिस्टेक्स। मिस्टेक, लेकिन एक्चुअली चीज़ क्या है पता है कि एर्गोनॉमिक्स एडवाइस हुँ, पहले, मतलब एर्गोनॉमिक्स एडवाइस का मतलब है कि किस हिसाब से आप बैठ रहे हो, किस हिसाब से आप अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, किस पोज़ीशन में आपका बॉडी रख रहे हो ना, दैट डिपेंड्स अ लॉट। मतलब आप जो बोल रहे हो कि बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल पेन हुँ, दिखने मिलता है, तो दैट इज़ द थिंग कि हमारा पोस्चर करेक्ट नहीं होता बैठने का, ओके। ठीक है? जनरली मैंने देखा है कि एक तो ये पोज़ीशन ठीक नहीं रहती यूज़ करने की, या तो ये ऐसे होती है या तो ये ऐसा होता है। हुँ, इफ यू आर वर्किंग ऑन अ कीपैड, अगर आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो तो लैपटॉप या तो बहुत आगे आ जाएगा, या तो बहुत पीछे चला जाएगा, या तो आप बहुत आगे आके बैठ जाओगे और या तो आप बहुत पीछे बैठ के जाओगे। और
जिससे क्या होता है कि पूरा लोड आपके सर्वाइकल पे और बैक पे आता है। हुँ, तो दैट्स व्हाई आफ्टर डूइंग अ लॉन्ग आवर जॉब, और एक सबसे बड़ी गलती होती है कि आप वर्किंग के टाइम पे बैठ गए एक ही जगह पे फॉर अ लॉन्गर आवर्स। हुँ, तो उसमें भी क्या होता है कि पोस्चर आपका बिगड़ जाता है उसी की वजह से, और अगेन उसी में आपके सर्वाइकल पे लोड आता है। इसीलिए जब आप काम करके खड़े होते हो ना, देन योर आई स्ट्रेन्स, यू फील हेडेक, मतलब आपको हेडेक फील होगा, सर दर्द होगा, आपको नेक स्टिफ लगेगी, आपको कंधे स्टिफ लगेंगे, हुँ, और कभी-कभी ऐसा होता है कि वर्क करके करने के टाइम आपको झिनझिनाहट भी फील होगी हाथों जी, में। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप एक ही पोज़ीशन में आपकी बॉडी को कंटीन्यूअस रखते हो, तो ब्लड फ्लो को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। ओके। तो उसी की वजह से आफ्टर वर्किंग आपको नेक पेन दिखने मिलता है। जो स्पेसिफिकली डेस्कटॉप जॉब करते हैं। डेस्कटॉप जॉब करते हैं। जी, और ऐसे ही मैंने सोचा है और समझा है कि जहाँ लोगों से बात किया, ये आपके साथ पॉडकास्ट करने में मुझे हेल्प पब्लिक ने भी बहुत की, जी, क्वेश्चनिंग क्योंकि ये सारे पब्लिक के क्वेश्चन हैं। जी, तो जो लोग लॉन्ग ट्रैवलिंग जॉब करते हैं, जैसे जी, कि 50 या 100 किलोमीटर की जर्नी रेगुलर करते हैं, तो उनको हमने बैक पेन की बहुत बड़ी समस्या रही है, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं या प्राइवेट कार से जाते हैं। जी। तो ये ट्रैवलिंग भी उतना ही एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। क्योंकि क्या होता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो उसमें भी कि जनरली अर्ली मॉर्निंग आपको हुँ, ट्रैवलिंग करना होता है। तो आप क्या होता है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो मतलब रॉन्ग पोज़ीशन में अगर बैठ गए लॉन्ग ट्रैवलिंग के टाइम पे, या तो आप पैसेंजर सीट पे बैठे हो तो क्या होता है कि आप लेट गए हो। हुँ, तो ठीक है, उसमें भी सर्वाइकल पे लोड आएगा, आपकी बैक पे लोड आएगा, और कंटीन्यूअस ट्रैवलिंग सेम सीटिंग इन अ वन पोस्चर हुँ, लंबे समय तक, तो उसमें भी जर्क आएगा। कभी-कभी क्या होता है कि कार रास्तों की वजह से भी कार में जर्किंग, जर्क आता है, तो वो भी डायरेक्टली अफेक्ट टू योर बैक, और ये सारी चीज़ें क्या होती है, सडन नहीं होती। ओके, आफ्टर डूइंग योर 8-9 इयर्स ऑफ कंटीन्यूअस ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग, उसके बाद आपको पता चलता है कि नाउ योर बैक इज़ पेनिंग, एकिंग। थोड़े-थोड़े टाइम में, जो पहले ऐसा होता था कि आप दो 150 किलोमीटर भी अप डाउन कर लेते हो आराम से। लेकिन एक पीरियड, एक फेज़ ऐसा होता है 8-9 साल के बाद कंटीन्यूअस ट्रैवलिंग के, आपके लिए 15-20 किलोमीटर ट्रैवल करना भी बैक के बहुत लिए बहुत मुश्किल। स्टिफनेस हो जाता है। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि देयर आर सर्टेन एक्सरसाइज़ेज़ जो आप करो, एंड सर्टेन पोस्चर के जो चीज़ आप मेंटेन करो। तो अभी मेरा ये आपने जो आगे बात की मोबाइल स्क्रीनिंग, तो जी। ये समझिए कि मोबाइल स्क्रीनिंग टाइम बढ़ने से हमारे पोस्चर में और पेन में क्या बदलाव आए हैं? मोबाइल स्क्रीन टाइम बढ़ने से प्रॉब्लम नहीं है। जी, प्रॉब्लम है आप कैसे यूज़ कर रहे हो, हुँ, ठीक है? अब जैसे है कि अगर आप अपने फेस के सामने आई कॉन्टैक्ट के साथ मोबाइल रख रहे हो इन दिस पोस्चर, तो तो ये ठीक है, आपकी इस गर्दन के लिए, ठीक है? लेकिन जनरली मैंने देखा है मोबाइल यूज़ करते हुए 99% लोगों को, दे आर यूजिंग लाइक दिस और यूजिंग लाइक दिस, हुँ, ठीक है? तो अगर लेटे हो तो ऊपर करके, और अगर बैठे हो तो फिर ऐसे करके यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि सर्वाइकल पे कंटीन्यूअस लोड आ रहा है आपके। जो ग्रेविटी है उसका एक फ़ोर्स होता है, तभी तो कोई चीज़ हवा में नहीं रहती, नीचे आ जाती है। तो वो फ़ोर्स, ग्रेविटेशनल फ़ोर्स सर्वाइकल पे कंटीन्यूअस लगता है, दैट इज़ 70 केजी ऑफ वेट यू आर कैरिंग। आप 70 केजी जितना वेट आपके सर्वाइकल पे कैरी कर रहे हो, और प्रॉपर मोबाइल यूज कर रहे हो, तो 15-20 मिनट के बाद भी आपका गर्दन में थकान नहीं लगेगी। लेकिन रॉन्ग पोजीशन में 5 मिनट के बाद भी गर्दन में थकान लगने लगेगी आपको। हुँ। तो आपने देखा और आपने ये समझा है कि ये मोबाइल रॉन्ग पोर्शन है, तो क्या ऐसी 3 आदतें हैं जो हम आज के दिन से लेके हम बदल सकते हैं, तो हमारा नेक पेन कम हो सके, बैक पेन कम हो सके, जी। जो रेगुलर एमएनसीज़ कॉर्पोरेट में जो भी जॉब कर रहे हैं, जिसको ये प्रॉब्लम है, इसके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कि आप अपना डेस्कटॉप पोजीशन प्रॉपर कर लें। हुँ, जो भी आपकी वर्क प्लेस है, तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपकी स्क्रीन है वो आँखों के सामने आए, ना तो आई साइड से ऊपर, ना तो आई साइड से नीचे, ठीक है? देन आपको देखना है आपका शोल्डर लेवल। ठीक है? आप जो भी चेयर पे हाथ रख रहे हो, टेबल पे हाथ आपका रह रहा है, वो ना तो शोल्डर अप होना चाहिए, या तो शोल्डर ज़्यादा डाउन होना चाहिए। आपके जो रिस्ट है, वो भी प्रॉपर पोज़ीशन में रहने चाहिए। रिस्ट ऐसे है, या तो फिर ज़्यादातर नीचे रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो, तो लैपटॉप अपनी गोदी में नहीं रखना है, लैपटॉप टेबल पे ही रखना है। ओके, आपको पोज़ीशन चेंज करना है। अब कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम भी बहुत ज़्यादा देखा है मैंने। बहुत ज़्यादा। तो उसमें क्या होता है कि टेबल चेयर का यूज़ नहीं होता, बेड पे वर्क फ्रॉम होम होता है।
तो उसमें क्या होता है कि लैपटॉप गोदी में होता है आपके। तो उससे क्या होता है कि यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग लाइक दिस, या तो फिर आप उल्टा लेट के लैपटॉप यूज़ कर रहे हो। तो दैट अगेन र्यून और सर्वाइकल स्पाइन का जो शेप है वो चेंज हो जाता है आपका। हुँ, ठीक है? ये चीज़ है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप टेबल और चेयर का यूज़ करें, और अगर आप ऑफिस से वर्क कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आपका बॉडी कंफर्टेबल ज़ोन में वर्क करे। जैसे मैंने बोला कि आपका कंप्यूटर है तो आपकी आई साइट पे लेवल में शोल्डर रिलैक्स होना चाहिए। आफ्टर हाफ एन आवर और 1 आवर के बाद आपका शोल्डर पिंच ना करना चाहिए, ना तो हुँ, पेन करना चाहिए, रिस्ट भी पेन नहीं करनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लेग 90 डिग्री रहना चाहिए, हिप एंड नी। जैसा ओके, आपने रखा है ऐसा कभी भी नहीं, उससे ओके। पिंच होगा। हिप और नी 90 डिग्री रहना चाहिए आपका, तो उससे क्या होता है कि लोड नहीं आएगा आपके थाई मसल्स पे और काफ मसल्स पे, क्योंकि अगर वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ है, तो अगेन इट विल लीड प्रॉब्लम टू योर बैक। ओके। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, और देयर आर स्ट्रेचेस, माइनर जो स्ट्रेचिंग्स है, वो आपको करनी चाहिए, एंड मेक श्योर कि हर आधे घंटे पे आप खड़े हो जाओ सिर्फ। ओ इफ यू डोंट हैव टाइम, यू बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, तो सिर्फ जो जगह पे बैठे हो वहीं सिर्फ खड़े होके बैठ जाओ। इट विल टेक हार्डली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, हुँ, मतलब 2-3 सेकंड लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और उससे करेक्ट। क्या होता है कि बॉडी को एक प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन मिल जाएगा। हुँ, हम क्या करते हैं, 2 घंटे बैठ गए तो बैठ गए, फिर कॉफ़ी का ब्रेक लिया, अगेन आके बैठ गए। तो वो 2 घंटे में बहुत ओ ज़्यादा बॉडी को ट्रबल होगा। तो उससे अच्छा है कि आप हर आधे घंटे पे खड़े होके फिर बैठ जाइए, एंड मेक श्योर कि आप पैर पे पैर चढ़ा के मत बैठिए। इम्पोर्टेंट थिंग है कि स्ट्रेट बैठिए, आगे जाके मत बैठिए। जैसे टेबल का जो होता है वहाँ पे लाइन, उस पे पैर टिकाने के लिए यू गो फॉरवर्ड, हुँ, आप आगे चले जाते हो, तो वो उसमें क्या होता है कि सर्वाइकल पे लोड आएगा आएगा, लेकिन बैक का पोस्चर पूरा बिगड़ जाएगा। जो लोअर बैक का पोस्चर है, वो पूरा अंदर हो जाएगा। जनरली जो इतने साल के बाद जो वर्किंग होता है डेस्कटॉप और जॉब, आई हैव नोटिस्ड कि वो मेल पेशेंट होते हैं ना, उनके जो लोअर बैक पोर्शन होता है ना, उसमें खड्डा हो जाता है। हुँ, मतलब वो शेप चेंज हो गया होता है। तो उसमें आप देखोगे कि मतलब उनका हिप पीछे आ जाता है और बैक आगे चला जाता है। हुँ। ठीक है? तो मेक श्योर कि यू सिट स्ट्रेट, ठीक है? जैसे 90 डिग्री एंगल पूरा बनना चाहिए और शोल्डर रिलैक्स रहने चाहिए तो आपके। ये एक माइनर चेंजेस करके हम पेन फ्री लाइफ कैरी कर डेफिनिटली, सकते हैं। डेफिनिटली। इसमें कोई बॉडी का वज़न का उसका कोई पैरेलल मसल्स के ऊपर है नो, लोड? नो। अगर कोई भी बॉडी एक देखो कभी-कभी क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि बॉडी वेट से बैक पेन हुँ, हो जाएगा या बॉडी वेट से सर्वाइकल पेन हो जाएगा। बॉडी वेट आता है घुटनों का मेनली। लेकिन एग्ज़ैक्टली घुटनों का पेन का कारण भी बॉडी वेट नहीं होता है, ठीक है? और चीज़ है कि कभी-कभी क्या होता है, आपका बोन का मास ज़्यादा होता है, बोन का वेट ज़्यादा होता है, ना कि फैट। तो वो अभी आपको देख रहे हैं कि आपका हेल्दी फैट है या तो फिर वो खराब वाला फैट है, डिपेंड। तो उस हिसाब से, लेकिन उसको पेन के साथ कोई लेना-देना नहीं। अच्छा। आपके पोस्चर से के साथ कोई लेना-देना नहीं है। मतलब मैंने देखा है कि मतलब जो 45-50 केजी वेट के होते हैं ना, उनको बैक पेन होता है और 90 केजी को बैक पेन नहीं होता है। उससे वेट से बैक पेन और सर्वाइकल पेन को कोई लेना-देना नहीं तो है। ये एक मिथ है कि अगर जी। आप ज़्यादा ओबेस हो गए तो आपको पेट होगा ही जी, होगा। ऑब्वियस और ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर सकती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो हार्ट डिसीज़ बढ़ गया, दैट ऑल। बट उसको सर्वाइकल पेन और बैक पेन के लिए कोई नहीं है। हाँ, लेकिन आपका अगर फैट सारा कॉन्संट्रेट टमी पे हो रहा है, देन इट विल लीड बैक पेन। एक स्टडी टाइम्स ऑफ इंडिया की 8 सितंबर 24 की मैंने पढ़ी। उसमें ये देखा है कि जो भी ज़्यादा मतलब एंगेजिंग है, बिज़नेस वुमन है, बिज़नेसमैन है, उसको इंडिया में 65 लोगों को बैक पेन से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जी। पैन इंडिया ये प्रॉब्लम है। उसमें आप फिज़ियोथेरापिस्ट वो किस तरह से हेल्प करते हैं? सबसे पहले जो आपने बोला कि कॉर्पोरेट जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, हुँ, उसका बैक पेन का सबसे फर्स्ट पैथोलॉजी है कि स्ट्रेस, एग्ज़ैक्टली। राइट? तो हुँ, जितना ज़्यादा स्ट्रेस है ना, उतना ज़्यादा पेन होगा। व्हेन यू आर नॉट इन अ स्ट्रेस, ठीक है? तो वो आप पेन चला नहीं जाएगा, लेकिन कम हो जाएगा डेफिनिटली। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट ओनली अगेन कम्स टू योर पोस्चर, सिटिंग पोस्चर या तो स्टैंडिंग पोस्चर। जनरली मैंने देखा है कि हम दोनों टाँगों का यूज़
खड़े रहने के लिए नहीं करते, हम कोई एक ही कोई एक ही पैर के पैर ऊपर। पे वेट लेके खड़े रह जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका हिप होता है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों का हिप इज़ बेस, ठीक है? तो क्या होता है कि हिप अप डाउन हो जाता है, उसी की वजह से। एंड अगेन वही चीज़ होती है कि वो जो स्पाइन जो स्ट्रेट होती है ना, उसका शेप डेविएट होने लगता है। तो मसल एक साइड के टाइट, एक साइड के रिलैक्स, वो चीज़ होने लगती है। तो सबसे पहले ऑलवेज़ आई सेड कि दोनों पैरों पे प्रॉपरली वेट लेके खड़े रहो। सिटिंग में भी ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। जैसे बोला कि आल्टी-पाल्टी मार के बैठ रहे हो आप, पैरों पे पैर चढ़ा के, तो क्या होगा कि अगर पैर पे पैर चढ़ा रहे हो आप, तो पूरा एक पैर का वेट दूसरे पैर पे आएगा आपका, घुटनों पे। एंड अगेन आप जिस जिस पैर को चढ़ाया आपने, वहाँ से आपकी ग्लूट से पूरी नसें खींचेगी। तो वो भी क्या होगा कि ग्लूट तो कनेक्ट तो बैक से ही है, तो वो अगेन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बैक में जो नर्व्स निकलती है ना उस पे। पिंचिंग होगा, जब भी आप लॉन्ग सिटिंग कर लोगे, लॉन्ग स्टैंडिंग कर लोगे, वहाँ पे आपको पिंच करना स्टार्ट कर देगा। हुँ। हैवीनेस करना स्टार्ट कर लेगा, पेन बाद में होगा। स्टार्टिंग पिंच और हैवीनेस से होगी, बाद में पेन होगा। ये आपने बहुत अच्छी बात की, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि स्ट्रेस का और पेन का बहुत ही गहरा संबंध रहा हुआ है, कहीं जी, से भी, कैसे भी जी। करके ओवर स्ट्रेस, ओवर एंग्ज़ायटी, ओवर थिंकिंग की वजह से काफ़ी सारे पेन्स अभी बढ़ रहे हैं। तो इसको थोड़ा आप बहुत ही एक्सप्लेन किया ब्यूटीफुली, मैं थोड़ा डीप जानना चाहता हूँ क्योंकि स्ट्रेस और पेन का क्या रिलेशन है? जैसे आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, हुँ, तो क्या होता है कि योर हार्ट विल स्टार्ट फंक्शनिंग हुँ, फास्ट, ठीक है? तो क्या होता है कि वो स्ट्रेस लेवल को डाउन करने के लिए आपका हार्ट लेवल बहुत ज़्यादा वर्क करेगा क्योंकि खून तो वही पहुँचा रहा है ब्रेन में। ब्रेन में। तो यू आर यूजिंग योर ब्रेन ओवर, ठीक है? हुँ, तो क्या होता है कि हार्ट को फंक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। हार्ट को फंक्शन ज़्यादा करने के लिए बॉडी के जो मसल्स और नर्व्स हैं, उसको भी ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा, तो उसपे भी वर्कलोड आएगा। आपको मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि आप लोग एक ऑफ़िस में 3 लोग काम कर रहे हो, हुँ, इस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क, ठीक है? अब चीज़ क्या होगी कि कोई एक एब्सेंट है, यस, अब क्या होगा वो एक का काम किया आप दोनों को 2 करना है, लोगों के तो ऊपर है। क्या होगा कि आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा। वर्कलोड बढ़ेगा तो क्या होगा कि आपका जो डेली वर्क है उसमें एक बर्डन आ रहा है। तो व्हेन यू आर टेकिंग स्ट्रेस तो यही चीज़ हो रही है कि मसल्स पे और नर्व्स पे हुँ। बर्डन बढ़ रहा है। दैट्स व्हाई स्ट्रेस एंड पेन आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ये बहुत ही बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। जी, जैसे कि हमारा काम डिवाइडेड है, वैसे ही पूरा बॉडी बॉडी ऑर्गन का भी काम डिवाइडेड है। जी। किसी एक के ऊपर ज़्यादा बर्डन आएगा तो हाँ, तो उसका नुकसान डेफ़िनेटली व्हेन योर सबको होगा। ब्रेन ब्रेन आपका जब ज़्यादा काम करने लगेगा, तो ब्रेन को जो ब्लड है वो सर्कुलेट तो हार्ट ही कर रहा है, ठीक है? तो हार्ट को फंक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा आपका, क्योंकि स्ट्रेस में क्या होता है कि हार्मोन लेवल भी बढ़ जाता है। ओवरथिंकिंग भी 2 टाइप के होते हैं, इन अ गुड वे, इन अ बैड हुँ, वे, इन अ नेगेटिव वे। गुड वे कर रहे हो तो बॉडी विल बी रिलैक्स्ड, लेकिन इफ इन अ नेगेटिव साइड ऑफ यू तो अगेन यू विल फील पैनिक। ठीक है, आपको स्ट्रेस लगेगा और उसी में सेम चीज़ होगा कि हार्मोन लेवल अप डाउन होने लगेंगे और उसको मैच अप करने के लिए अगेन हार्ट विल स्टार्ट फंक्शनिंग मोर। तो कोई भी पेन है, स्ट्रेस है तो पेन डेफिनिटली बढ़ेगा क्योंकि मसल्स पे अल्टीमेटली लोड आता है आपके। मैंने जहाँ तक देखा हुआ है ज़्यादातर पेन वाले लोग आपकी प्रैक्टिस के एरिया में अभी मैं बात कर रहा हूँ कि आपको तो एक्सरसाइज़ करके या कुछ इक्विपमेंट की हेल्प लेके पेशेंट को रिहैब करना है। लेकिन वो लोग साइकोलॉजिकली जो ट्रॉमा में होते हैं, उसका आप क्या करते हो? उसको आप कैसे हेल्प करते हो? तो आज के ज़माने में क्या चीज़ है कि ना तो किसी के पास बोलने का ज़्यादा टाइम है, ना किसी के पास सुनने सुनने का का ज़्यादा। ज़्यादा टाइम है। तो व्हाट आई डू इन माय प्रैक्टिस कि मैं बहुत अच्छे से पेशेंट को सुनती हूँ वाओ! कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, ठीक हुँ, है? एंड आफ्टर ऑब्वियसली आफ्टर 16 ऑफ प्रैक्टिस पता चल जाता है कि ये पेन स्ट्रेस का ज़्यादा है या तो फिर फिज़िकल पैथोलॉजिकल कंडीशन ज़्यादा है। तो जिस टाइप का पेन ज़्यादा होता है, माय ट्रीटमेंट वर्क्स टुवर्ड्स दैट मोर, ओके। ठीक है? अगर उनका स्ट्रेस लेवल की वजह से पेन ज़्यादा है, तो वो चीज़ मेरी काउंसलिंग ज़्यादा होगी। हुँ, उनसे कनेक्शन ज़्यादा होगा मेरा। एवरीडे उनको पूछना होता है मेरा, "कैसा लग रहा है? आर यू फीलिंग वेल?" क्योंकि आज की ड्यूरेशन में व्हेन वी आर लिविंग सो फास्ट, किसी के पास एक्चुअल टाइम नहीं है, क्या हाउ कर आर यू टू आस्क।
जो आ रहे हैं मेरे पास उनको मैं ये चीज़ मेक श्योर करती हूँ कैसा लग रहा है। और जो भी कंडीशन लेके आए तो आई विल मेक श्योर टेल देम कि ठीक हो जाएगा, इतनी मेजर नहीं है, डरने की बात नहीं है, लेकिन इतने-इतने प्रिकॉशन साथ में रखना है। हुँ, तो क्या होगा कि वहाँ ही उनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। ये गूगल का ज़माना है, चैट जीपीटी का चैट ज़माना है। जीपीटी हाल्फ ऑफ माय पेशेंट है ना वो सर्च करके आते हैं मुझे यही ट्रीटमेंट कि देनी है। नहीं-नहीं मुझे क्या है एंड अल्टीमेटली लीड्स टू अ मेजर डिसीज़। आप जैसे-जैसे डीपली जा रहे हो वो मेजर डिसीज़ में आता जाएगा एंड यू फील ओके मुझे हेमरेज हो गया होगा, मुझे पैरालिसिस हो गया होगा, मुझे हार्ट अटैक हो गया होगा, मुझे गैंग्रीन हो गया होगा, हुँ, मुझे ये हो जाएगा। सो चीज़ क्या है कि आप हाफ नॉलेज इज़ वे डेंजरस देन ज़ीरो नॉलेज, यस। राइट? तो वो जो हाफ नॉलेज वाले आते हैं ना दैट दे आर मोर पैनिक। हुँ, तो उनको पहले समझाना पड़ता है कि ये सारी कंडीशंस नहीं है आपको उसका डिफरेंस बताना पड़ता है कि अगर ये होता तो आपको ये सिम्पटम्स होते हैं, आपको ये नहीं है सिर्फ ये चीज़ है। तो ये समझाने के बाद दे गेट रिलैक्स ओके ये मतलब ट्रीटेबल केस है तो अब ठीक हो जाएँगे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल कि आप कोई भी डॉक्टर के पास जा रहे हो तो अपने हिसाब से आधे डॉक्टर मत केवल जाओ। गो एंड टेल योर प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम है वो आप डॉक्टर से डायरेक्टली बात करिए। आधा सर्च करके जाओगे तो आप खुद ही परेशान होगे। आपको जो भी चीज़ हो रही है वो आराम से सारी चीज़ें डॉक्टर को बताइए, आधी-आधी मत बताइए। यहाँ पर आपने जो बात कही ना क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट हैं, जो कोई भी डॉक्टर है, ये प्रॉफिट मार्जिन कल्चर में कोई पेशेंट भी डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट ईज़िली नहीं कर रहा है और इसमें ये आपकी बात बहुत हेल्प करेगी उनको। कि एक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मैं भी कहना चाहूँगा अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाओ ना पहला तो ज़ीरो ट्रांसपेरेंसी और ज़ीरो फ़िल्टर लेके जाओ। जैसा है वो एज़ इट इज़ बोलिए आप। जी, क्योंकि अगर डॉक्टर के साथ अगर हम ट्रस्ट दिखाएँगे, तो वो भी अपना काम अच्छी तरीके से हमारे ऊपर कर सकते हैं और कोई भी डॉक्टर है, उसका एंड गोल तो पेशेंट को जी, रिकवर करना ही होता है। जी। देखिए डॉक्टर इसीलिए इरिटेट हो जाते हैं ना कि वी आर डूइंग आवर वर्क और वैसे भी डॉक्टर्स बहुत कम हैं, ठीक है? हुँ, पॉपुलेशन के हिसाब पॉपुलेशन के से हिसाब से बहुत और इस चीज़ में जब और वैसे भी डेली रूटीन आप किसी डॉक्टर का भी देख लो तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। हुँ, Continuous morning to night you ओपीडी are टाइम so many years you are doing the same thing. But thing is that कि आप अगर जा रहे हो तो ट्रस्ट रखिएगा ट्रस्ट किसी भी करके डॉक्टर के जाइए। पास। हुँ, आप जैसे बोला मैंने कि आधा नॉलेज लेके मत जाओ, इज़ मोर गूगल का डेंजरस। यूज़ करके मत जाओ। डॉक्टर और ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि तुझे पता है तो खुद ट्रीटमेंट कर ले, मेरे पास भी क्यों आया? कुछ आते हैं हमारे पास भी मैम ये कंडीशन है इतनी-इतनी ट्रीटमेंट देनी है। तो पहले मैंने मुझे पूछना पड़ता है कि किसने बोला यही कंडीशन है? तो वो गूगल ने। अपने आप नहीं करके आता है, गूगल ने या चैट रिसर्च करके जीपीटी ने लिटरली यू डोंट नो आप सिम्पटम्स लिख रहे हो, सिम्पटम्स के वोकैब्युलरी भी आपको पता नहीं हो कि क्या सर्च कर रहे हो। जी, एग्ज़ैक्टली क्योंकि वो तो वो प्रॉम्प्ट सर्च के ऊपर इंजन चलता है, है, दैट इज़ अ सर्च इंजन वो प्रोफेशनल नहीं है, वो प्रोफेशनल का काम है कि आपको जो प्रॉब्लम हो उसको समझे। समझने का काम। गूगल आपके वर्ड समझेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझेगा, तो वो हिसाब से गूगल और चैट जीपीटी आपको प्रॉब्लम बताएगा, जो उसने समझा है। ठीक है, लेकिन अगर डॉक्टर के पास जा रहे हो तो दैट एक्सपीरियंस फिक्स हुँ, एक्सपीरियंस के हिसाब से वो करेंगे कि अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, तो आप जा रहे हो तो ट्रस्ट रख के जाओ डॉक्टर के पास, अपने हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड करके मत जाओ। एग्ज़ैक्टली ठीक है, तो दैट मेक्स डॉक्टर इरिटेट कि सभी चीज़ पता है, तो ये लो इंस्ट्रूमेंट और या ये लो मेडिसिन खुद ही कर लो। खुद ही करो। व्हाई यू नीड अस, राइट? तो ये सही बात है कि एक बहुत ही बढ़िया बात कही आपने कि गूगल और चैट जीपीटी हमारे वर्ड को सुन रहा है, प्रॉब्लम्स को जी, नहीं समझ रहा है। जी, तो सही बात है, आपका प्रोफ़ेशन भी ऐसा ही है कि प्रॉब्लम समझ के उसका क्योर करने का। जी, अभी एक जो सामने आया क्वेश्चन कि जिम कल्चर जो एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं और यूट्यूब में भी भर-भर के एक्सरसाइज़ दी गई है, जी, जो काफ़ी सारे कोई अनप्रोफेशनल्स लोग हैं। जी, तो उसको करने से भी अगर इंजरी होती है, जी, ये खुद मेरे साथ हुआ है, मैं किसी और का एग्ज़ाम्पल नहीं ले रहा। जब हम 5 किलोमीटर की तैयारी कर रहे थे पुलिस की, तब मेरा मतलब मुझे बहुत ही हार्ड इंजरी हो गई थी जी। और जहाँ से मुझे फिज़ियोथेरेपिस्ट ने ही खड़ा किया, तब से लेकर आज तक मैंने यूट्यूब या किसी और अनप्रोफ़ेशनल की एडवाइस नहीं मानी। तो ये आपके डेली रूटीन में ऐसे कितने किस्से आते हैं और क्या गलती कर रहे हैं यहाँ पर सब लोग? अगेन इट कम्स टू सर्च। आप हुँ, यूट्यूब पे कुछ भी सर्च कर रहे हो, उस हिसाब से एक्सरसाइज़ आ रही है। हुँ,
अभी मीथ के बारे में बोले तो जनरली क्या होता है कि कंधे का दर्द है तो फ्रोज़न शोल्डर ही होगा, हुँ, तो हुँ, यू आर सर्चिंग फ्रोज़न शोल्डर। अब चीज़ है कि वो फ्रोज़न शोल्डर नहीं हो सकता, वो आपका मसल टेयर हो सकता है या तो फिर कोई नर्व कंप्रेशन होता है। ज कभी सर्वाइकल में से जो पेन हो रहा है, वो भी आपको शोल्डर पेन लीड कर सकता है। शोल्डर में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें से कुछ डैमेज हो सकता है। हुँ, एंड आप अगर फ्रोज़न शोल्डर सर्च करके फ्रोज़न शोल्डर की एक्सरसाइज़ कर रहे हो, तो जो चीज़ फटी और ज़्यादा फट जाएगी। एग्ज़ैक्टली। देन यू विल गेट फ्रस्ट्रेट कि मैंने तो एक्सरसाइज़ की, फिर भी क्यों फ्रोज़न शोल्डर अच्छा नहीं हुआ, क्यों बढ़ गया, लेकिन वो चीज़ की ही नहीं तो क्यों की? लाइकवाइज़ बैक पेन है तो sciatica ही होगा, तो यू आर सर्चिंग फॉर द sciatica पेन एक्सरसाइज़। तो पहली बात है कि sciatica पेन एक्सरसाइज़ से कभी ठीक नहीं होता। हुँ, पहले वो चीज़ रिलैक्स करनी पड़ती है, फिर एक्सरसाइज़ होती है मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके। और अगर आपको sciatica है ही नहीं, हुँ, ठीक है? और आप एक्सरसाइज़ कर रहे हो, तो अगेन यू आर डैमेजिंग योर स्पाइन मोर, हुँ, ठीक है? तो ये चीज़ है जैसे नी पेन हो गया तो यू सर्च के घुटने में पेन हो रहा है, क्लिकिंग वॉइस हो रहा है, तो दैट इज़ कि आपको घुटने में डिजनरेशन हो गया, घिसान हो गया, तो यू स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज। अब क्लिकिंग साउंड बहुत सारी कंडीशंस में होता है, ना कि सिर्फ घिसान में। आपको पेन हो रहा है तो वो भी डेफिनिटली देयर आर 15-20 टाइप्स ऑफ कंडीशन जो घुटने में होते हैं। सिम्पटम्स डिफरेंशिएट करने के लिए ही हम, ठीक एक्स है? आपने सर्च कर लिया कि मुझे डिजनरेशन है, उसकी एक्सरसाइज़ आपने स्टार्ट कर ली, तो डेफिनिटली वो डिस्कम्फर्ट आपका बढ़ जाएगा। तो क्या होता है कि आप कंडीशन को रिपेयर करने के बदले आपके जो होते हैं ना वो आलस कि अभी किसी को डॉक्टर को क्या बताना है, अभी सब कुछ यूट्यूब पे तो अवेलेबल है, हम खुद से कर लेंगे, तो वो खुद से स्पेसिफिकली फ्रैक्चर के बाद भी होता है कि एक्सरसाइज़ खुद कर लेंगे अब तो क्या है, लेकिन वो चीज़ होती है कि रॉन्ग एंगल पे कर रहे हो तो और मसल्स यूज़ होते हैं। तो हुँ, फ्रैक्चर के बाद जो नॉर्मल रेंज आनी चाहिए वो आपने खुद से एक्सरसाइज़ की है, तो वो नॉर्मल रेंज नहीं आएगी। आएगी। वो डिफ़ॉर्मिटी छोड़ के जाएगी और वो डिफ़ॉर्मिटी बाद में क्योर करने के लिए आपको वापस या तो सर्जरी दूसरी करानी पड़ेगी और बाद में फिजियो कराना पड़ेगा। तो एक जो माइनर फ्रैक्चर था दैट लीड्स अ मेजर प्रॉब्लम और लॉन्गर पीरियड, लंबे समय तक आपको परेशान करने लगेगा। तो यूट्यूब एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करो तब ठीक है, ना कि कुछ इन्फॉर्मेशंस के लिए यूज़ करो तो भी ठीक है। लेकिन अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूट्यूब, गूगल, चैटजीपीटी डोंट यूज़ दैट थिंग्स। ठीक है? क्या होता है कि आप ये सारा प्लेटफ़ॉर्म जब अपनी बॉडी को एक्सपेरिमेंट समझ के करते हो ना तो अ, अल्टीमेटली पेन प्रॉब्लम्स सारी आपकी बढ़ेगी और किसी की भी नहीं। हुँ, ठीक है? तो ये चीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपकी बॉडी बहुत, बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक उसको है। एक्सपेरिमेंटल लैब मत बनाइए आप। बहुत ही अच्छी बात है ये क्योंकि हम सारे एक्सपेरिमेंट हम करना चाहते हैं, जी। इसीलिए हम बने बैठे हैं नहीं, साइंटिस्ट नहीं, बन क्योंकि के। हमें सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए। शॉर्टकट में पेशेंट लेवल बहुत ही पेशेंस कम है। नहीं है हमारे पास, हमें सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए और शॉर्टकट करने में ही वी रूइन एवरीथिंग। हुँ, बॉडी चीज़ ऐसी है कि शॉर्टकट में सब कुछ नहीं मिलता। नहीं तो मिलता। इंजरीज़ रिपेयर इंस्टेंटली नहीं होती, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आई है तो वो बहुत लंबे टाइम के बाद आई है, लॉन्ग लंबे जर्नी टाइम करके रॉन्ग आएगा। तो वो रिपेयर होने में भी इतना टाइम लगता है, एक इंस्टेंटली नहीं रिपेयर होता है। हुँ, अभी जो भी है, जो पेन किलर कल्चर हो रहा है, अगर मुझे हेडेक है तो मैं गोली खा जी, लूँगा, मुझे नेक्स्ट डे रिलीफ़ हो जाएगा। अगर जी, मुझे कहीं और पेन है बॉडी के, तो अभी ये पेन किलर जो कल्चर बढ़ रहा है, जी, स्पेशली मैं भी खुद यूज़ करता हूँ इसके लिए कि जी। क्योंकि कल सुबह जाके काम में भी करना है, तो इसके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट है? क्योंकि अभी ये ईज़िली अवेलेबल है, मैं केमिस्ट पे जाकर मेरा प्रॉब्लम ही पेट वही है। प्रॉब्लम ही वही है कि वो ईज़िली अवेलेबल है, हुँ, ठीक है? गली के चौराहे पे कोई भी केमिस्ट है तो पहचान वाला ही होगा। हुँ, तो आपने माँगी, उसने फ्रेंडशिप में दे दी या तो जान-पहचान में दे दी। बट और एक चीज़ है आलस। एग्ज़ैक्टली किसी को अपने बॉडी को 15-20 मिनट नहीं देनी। हाँ, मोबाइल में रील्स स्क्रॉल करने के लिए आपके पास 2 1-2 घंटे घंटे होते हैं, हैं। लेकिन प्रॉपर बॉडी को मेंटेन करने के लिए आपके पास 15-20 मिनट नहीं होती है। एवरीवन सेज कि भाई टाइम नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। व्हेन यू हैव टाइम टू स्क्रॉल योर रील्स और टीवी देखने के लिए या तो कोई भी बाहर घूमने के लिए, लेकिन आपके पास वो 15 मिनट नहीं होती है।
अब दोस्तों यारों से बात कर ली 1-1 घंटा फ़ोन पे, ये सारी चीज़ें के टाइम है, टाइम सबके पास इक्वली होता है। इक्वल ही है, लेकिन यू डोंट यूटिलाइज़ फॉर योर बॉडी, बॉडी। ठीक है? तो 15-20 मिनट खुद के लिए निकाल नहीं रहे हो आप। इसी वजह से क्या होता है कि बॉडी में एक या अलग पेन होना ही होना है आपको, और अब उसके लिए आप कंटीन्यूअस पेन किलर ले रहे हो विदाउट एनी नॉलेज ऑफ दैट पेन किलर, वो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करेगी। और पेन किलर की इफ़ेक्ट भी कितने टाइम रहेगी? 3-4 घंटे, 5 घंटे, हुँ, ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं। अगेन यू विल टेक, तो वो चीज़ क्या होती है कि वो बॉडी में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएट करेगी, क्योंकि जो चीज़ बिगड़ी हुई है, वो तो रिपेयर नहीं होने वाली। अगर मैंने आपको कोई चीज़ ऐसा है कि वो चीज़ को डेड कर दिया है एनेस्थीसिया देके, और आई एम डूइंग योर मूवमेंट, आपको पता नहीं चलने वाला है। नहीं पता चल लेकिन जो डैमेज है, वो तो डैमेज ही रहने वाला है। ओके। मतलब रिकवरी नहीं हो रही, सिर्फ़ हमारा कॉन्शियस लेवल वहाँ पर डाउन हो रहा है कि वहाँ पर मुझे कुछ नहीं है। जी। एग्ज़ैक्टली। और उस टाइम पे क्या होता है कि आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपका काम बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, लेकिन जो डैमेज है वो तो बहुत डैमेज ही लिटिल रहेगा, बिट और वो डैमेज और बढ़ जाएगा आपको। हुँ, तो अनटिल एंड अनलेस इट्स अ सीवियर पेन, अनबेरेबल पेन है, तब तक आई विल टेल कि वो चीज़ आप डेली लाइफ में थोड़ा-सा भी हेडेक हो गया, थोड़ा-सा भी बॉडी पेन हो गया, यू टेकिंग पेन किलर डोंट स्पॉइल योर बॉडी, ठीक है? बहुत ज़्यादा पेन है, आप बेयर नहीं कर पा रहे हो, यू डू एवरीथिंग एंड फिर भी पेन कम नहीं हो रहा है, देन गो फॉर इट, बट नॉट इंस्टेंटली। मतलब मैंने कभी-कभी सुना है कि वीक में 6-6 बार, 4-4 बार पेन किलर गई है, और वो भी विदाउट एक्नॉलेज ऑफ एनी डॉक्टर। हुँ। किसी डॉक्टर के पूछे बिना आपने ले लिए, तो दैट विल हार्म योर बॉडी ओनली, और किसी की बॉडी हार्म किसी को नहीं होने वाली है। क्योंकि हम ही हमारे बॉडी के दुश्मन बने बैठे हैं। एक्चुअली आपकी बात से तो मैं ये वी डोंट वैल्यू व्हाट द कॉस्टलीएस्ट थिंग वी हैव। आप मोबाइल में टफन कवर लगाओगे, पीछे का कवर लगाओगे, आपकी कार है तो मतलब लेमिनेशन कराओगे, घर का है तो इंश्योरेंस ले लोगे कि घर में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। जो गोल्ड है, अपना मनी है, वो लॉकर में लॉकर में रखोगे। रखेंगे, द थिंग व्हिच इज़ वेरी कॉस्टली यू हैव, द वेरी कॉस्टली थिंग कि जिसका रिप्लेसेबल नहीं है, वो रिप्लेस वो करते हैं। चीज़ को हम इतनी मुफ्त में यूज़ करते हैं ना, इतनी गंदी तरीके से यूज़ करते हैं, लाइक इतना तो मशीन को यूज़ नहीं करते, वो मशीन को भी ऑर्गेनिक प्रॉपरली तरीका यूज़ करते हैं कि वो बिगड़ जाएगा तो मतलब पैसे चले जाएंगे टाइम टू ये। टाइम रिपेयर कर रहे हैं। जी, बट वी आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन द कॉस्टलीएस्ट थिंग व्हिच गॉड हैव गिवन, मतलब भगवान ने जो सबसे कॉस्टली चीज़ हमें दी है ना, वही चीज़ भूल जाते हैं, और बाद में क्या होता है कि जब ये बॉडी नेगेटिव रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करती है, किसी भी सिग्नल में, तो हम डर जाते हैं। एंड देन वी गो, अब तो मेरी अब बॉडी में कुछ डॉक्टर हुआ है, अब मुझे जाना पड़ेगा। वो जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना पेन का या एनीथिंग इन योर बॉडी, वो आपको कहीं भी ले जाएगा, इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, हुँ, ठीक है? फिर घूम-घूम के वही फ्रस्ट्रेशन लेवल कि अब ठीक नहीं हो रहा है। अब ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही है, अब ये नहीं हो रहा है, तो आप वो लेवल पे क्यों पहुँच रहे हो कि जब आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाओ और रॉन्ग जगह पे ट्रीटमेंट लेने चले जाओ। कुछ भी कर लो, मतलब यही जैसे हमने बोला कि आपने यूट्यूब पे सर्च कर लिया, किसी को भी दिखा दिया, कहीं पे भी चले गए, व्हिच इज़ नॉन प्रोफेशनल, फिक्स ठीक है? जो प्रोफेशनल नहीं है उन्होंने बता दिया कि 3 घंटे में हम ठीक कर देंगे, एंड यू वांट कि हाँ 3 घंटे में कुछ नहीं होता। नहीं 3 घंटे में मूवी खत्म नहीं होती, हाउ योर बॉडी विल गेट रिपेयर, हुँ, ठीक है? तो जो शॉर्टकट फिर आप यूज़ करते हो ना अच्छा होने के लिए, वो शॉर्टकट अगेन आपको ही परेशान करेगा, एंड देन द साइकिल विल गो ऑन। पेन है, गलत ट्रीटमेंट ली, वापस पेन बढ़ गया, वापस गलत ट्रीटमेंट ली, वापस पेन बढ़ गया, एंड अल्टीमेटली इट गिव्स एंड गोज़ ऑन। हुँ। वो चेन आप ब्रेक करने का आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो चेन ब्रेक करके मैं कहाँ जाऊँ ट्रीटमेंट लेने के लिए, तब तक तो बॉडी में सब कुछ बिगड़ गया होगा आपके। क्योंकि ये तो उससे अच्छा है कि ये इतना बिगड़ जाए, आप इतना परेशान हो, उससे अच्छा है कि कोई प्रोफेशनल से बात करो, प्रोफेशनल से ट्रीटमेंट लो, और जैसे मैंने बोला प्रिकॉशन, प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर दो बॉडी में, तो है कि प्रोफेशनल के पास भी इतना बिगाड़ के नहीं जाओ। क्या होता है हमारे पास इतने सारे केस बिगड़ के आते हैं ना, जैसे मैंने बोला कि कुछ एक्सपेरिमेंट करके आते हैं, कुछ वेट करके आते हैं, कि भाई यार इतना पेन है तो इतना-इतना कर लेंगे तो अपने आप से ठीक हो जाएगा। अब ये लोग इतना सारा बढ़ा के आते हैं ना, फिर होता है उनको जल्दी करने की जल्दी रिपेयर होने की वो होती है। जैसे रिकवरी स्टार्ट होती है ना,
दे विल स्टार्ट अब कैसे ठीक होगा? अब कब ठीक होगा? अरे स्टार्ट ही हुई है अभी तो रिकवरी। हुँ, आप इतना बिगाड़ के आए हो, इंस्टेंटली कैसे हो जाएगा? अब कुछ-कुछ आते हैं जो 10 साल पुराना, 5 साल पुराना पेन लेके आते हैं एंड दे वांट कि 1 हफ्ते में, 10 दिन में पेन कम हो जाए। रिपेयर होने में टाइम लगेगा। इसीलिए बोल रही हूँ कि जब सिम्पटम्स स्टार्ट हो रहा है, तभी आप कोई भी प्रोफेशनल को जाके दिखा दो, ना कि खुद डॉक्टर बनो, बाद में प्रोफेशनल के पास जाओ, हुँ, ठीक है? इफ आई गिव यू एग्जांपल कि आप अगर आप इंजीनियर हो या तो यस, कोई भी प्रोफेशन में हो एंड दैट इज़ नॉट माय कप ऑफ टी एंड मैं अपने हिसाब से कब करके आपके पास आऊँगी तो व्हाट यू विल टेल टू मी, ये आपका काम था कि आपने किया? नहीं, क्योंकि मैंने बिगाड़ा ही होगा। उल्टा बिगाड़ के आओगे मैंने बिगाड़ी होगा डेफिनिटली बिकॉज़ दैट इज़ नॉट माय प्रोफेशन, प्रोफेशनल, ठीक है? तो चीज़ वही है कि जो आपका काम है वो आप करो, जो जिसका काम है वो उसको वो सो उसको होता है। तो बिगड़ेगा नहीं, आप ही जल्दी रिपेयर होगो, आपको ही पेन कम बेयर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक रॉन्ग डायरेक्शन में कोई एक बंदा या बंदी जो भी जाती है फैमिली, उसके पीछे पूरी फैमिली सफ़र होती है। जी, देन आफ्टर टाइम, एनर्जी, मनी सबका कंज़प्शन हो जाता है जी। और इसके अगर चलो पैसा तो दूसरे नंबर पे आता है, जो साइकोलॉजी और मेंटल ट्रॉमा जो फैमिली फेस करती है ना, वो उसका रिप्लेसमेंट कोई नहीं है क्योंकि एक क्योंकि एक तो बार पेन कम नहीं हो रहा है या तो कोई डिस्कम्फर्ट आपका बॉडी में कम नहीं हो रहा है, हुँ, तो चीज़ें क्या होगी कि आपका माइंड कंटीन्यूअसली नेगेटिव ही नेगेटिव सोचेगा ड्रिवन हो कि जाएगा। ये ठीक नहीं हो रहा है तो मुझे या तो कुछ बड़ा डिसीज़ होगा या तो ये हुँ, होगा तो अगेन दैट विल इंक्रीज़ योर पेन एंड इंक्रीज़ योर फ्रस्ट्रेशन। ये बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। तो अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन है, वो हमें हेल्प करेगी आगे जाके? डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली जैसे मैंने बोला कि एवरीडे कोई किसी प्रोफ़ेशनल के पास सीखी हुई सीखी हुई एक्सरसाइज़ेज़ एग्ज़ैक्टली यहाँ पर ये नॉट हाइलाइट कर ऑन रहे हैं हम। यूट्यूब एंड एनीथिंग एल्स प्लेटफ़ॉर्म किसी प्रोफ़ेशनल के पास जाके सीखना। फिर कोई मुझे बोलेगा कि मैंने ऑनलाइन कंसल्ट कर लिया, ये डॉक्टर को और सीख लिया, द थिंग इज़ दैट कि वो डॉक्टर आपका पोस्चर नहीं देख पा रहा है। हुँ, आप जितना दिखा रहे हो वो स्क्रीन पे उतना ही देखेगा। तो वो पोस्चर भी गलत हो रहा है तो दैट प्रोफेशन कांट डू एनीथिंग। जो नियर बाय है वो प्रोफेशन के पास जाके लाइव सीखो एक्सरसाइजेस ergonomics, ठीक है। अब कुछ कुछ बोलते हैं कि बहुत बड़े एक्सरसाइज वाले थे उनके पास मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लिया। ऑनलाइन कंसल्टेशन इज डिफरेंट एंड लर्निंग द एक्सरसाइजेस एक्सरसाइजेस सीखना दैट इज डिफरेंट। हाँ, मैं किसी पोस्चर को सिखा रही हूँ तो दैट इज यूनिवर्सल। हुँ, मैं कोई ergonomics एडवाइस दे रही हूँ वो दैट इज यूनिवर्सल, बट एक्सरसाइज आपके बॉडी के हिसाब से दैट इज नॉट यूनिवर्सल एट ऑल, दैट इज हुँ, डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। जैसे आपको जानना है कि आप कैसे बैठ रहे हो वो ठीक है या नहीं, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खड़े रहना चाहिए, किचन में भी काम कर रहे हो तो कैसे खड़े रहना चाहिए, डेस्कटॉप पे जॉब कर रहे हो तो कैसे बैठना चाहिए, हुँ, लॉन्ग आवर सिटिंग कंपल्सरी है। तो वो चीज में आपको पेन ना हो, प्रॉब्लम ना हो, वो सारी चीज आप किसी भी के पास सीख सकते हो ऑनलाइन। ओके। लेकिन थिंग इज कि जब प्रॉब्लम स्टार्ट होगी तो उसका उसका कंसल्टेशन सॉल्यूशन आप ऑनलाइन मत स्टार्ट करिए, दैट विल अगेन मिसगाइड यू। क्योंकि ओके, डॉक्टर की लिमिटेशन आ जाएगी, कुछ बता रहा हूँ मैं आपको। आप कॉन्स्टेंटली हर एक दिन पे आप कॉल कर सकते करके तो पूछोगे नहीं, पूछ नहीं सकते। ठीक है? और उनकी लिमिटेशन आ जाएगी आपको ट्रीटमेंट देने में, हुँ, कि डिस्टेंस है तो मोबाइल से तो या तो लैपटॉप से तो ट्रीटमेंट होने ही नहीं ट्रीटमेंट नहीं वाली हो है। सकती। तो जब तक बात है एडवाइस लेने की, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन प्रोफेशनल से, हुँ, ठीक है? और जब बात ट्रीटमेंट की है, तो गो टू द नियर बाय प्रोफेशन, नॉट ऑनलाइन प्रोफेशनल्स। हुँ, क्योंकि मैं यहाँ पर समझ पा रहा हूँ आपकी बात को कि ऑनलाइन एक काउंसलिंग हो सकती है, जी, देयर इनफ। जी। लेकिन अगर फिज़िकल एक्सरसाइज़ या कुछ ट्रीटमेंट लेनी है तो मुझे फिज़िकली प्रेज़ेंट रह के ही मुझे डॉक्टर के साथ तभी ट्रीटमेंट लेनी। डॉक्टर को पता चलेगा कि आप डूइंग है ना प्रॉपर एक्सिस, प्लेन्स, प्रॉपर पोस्चर, दैट हुँ, मैटर्स अ लॉट। क्योंकि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है कुछ भी तो पोस्चर चेंज होगा ही होगा। हुँ, अब ये पोस्चर चेंज है उस हिसाब से एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तो वो चीज़ और वर्स्ट होगी, हुँ, समझ गया। ठीक है? वो चीज़ ठीक नहीं हो रही है तो और वर्स्ट होगी। बहुत माइनर डिफरेंस में एक्सरसाइज चेंज हो जाती है, बहुत माइनर डिफरेंस में। ठीक है? तो वो अगर ध्यान से नहीं होगा तो अगेन दैट विल लीड डिस्कम्फर्ट टू यू ओनली। तो वो अगर
आपको फ़ोन से या लैपटॉप से देख रहे हो और आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो देयर विल बी अ डिफरेंस, राइट। एक डिस्टेंस होगा। तो उनका डेफिनिटली वो एंगल से पता नहीं चलेगा कि आपकी जो एक्सरसाइज हो रही है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है और आपके पोस्चर के हिसाब से हो रही है या नहीं हो रही है। तो जब आप एडवाइस ले रहे हो दैट इज़ गुड टू टेक एडवाइस कि आपके कोई नोन पर्सन से आप एडवाइस ले रहे हो। बट व्हाइल इट्स अ ट्रबल प्रॉब्लम देन डेफिनिटली गो टू द प्रोफेशनल नियर बाय टू यू। ये बहुत ही अच्छी काम की बात है जो जी, हर किसी के जीवन में इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है। जी, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि वो अगर आप एक ही एक्सरसाइज़ 3 अलग-अलग पेशेंट्स को करवाएँगे, उसकी कैपेसिटी अलग है, मोबिलिटी अलग है, फ्लेक्सिबिलिटी अलग है, जी, उसकी पेन केयरिंग और सारे मतलब पूरा सिस्टम अलग-अलग है, तो आपको तीनों को अलग-अलग तरीके से ही जी। सेम एक्सरसाइज़ को कराना होगा। जी, जी, ये सेम आपकी बात मसल की से एक्सरसाइज़ वो कर रहे हैं, एक के लिए बहुत ईज़ी है, एक के लिए हुँ, मॉडरेट और एक के लिए बहुत टफ है। तो हुँ, जिसके लिए टफ है तो उसके लिए मुझे वो चीज़ चेंज करनी चेंज पड़ेगी। करना पड़ेगा। जो ईज़ी है उसके लिए थोड़ा टफ करना पड़ेगा कि वो एक्सरसाइज़ उसे ईज़ी ना लगे और जिसके लिए मॉडरेट है वो तो सेम चीज़ रहेगी। तो वो मॉडिफिकेशन एक्सरसाइज़ की डिपेंड ऑन द पेशेंट हो जाता है। और वो भी आपके सामने सामने, होगा तब। तभी डेफ़िनेटली मुझे देख के थोड़ी पता चलेगा कि ओके अच्छा इसका मसल स्टिफ़ी है या तो फिर इसके लिए बहुत हार्ड है। क्योंकि क्या होता है ट्रिक मूवमेंट हो जाता है। जैसे आपका शोल्डर उठ नहीं रहा है, तो ऐसा किसने बोला कि नहीं उठेगा, यू कैन डू एंड लिफ्ट योर हैंड हुँ, ऐसे होने में। तो वो पोस्चर चेंज हो जाएगा तो पता नहीं नहीं चलेगा। चलेगा। ठीक है? अभी जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, एक नी पेन, हुँ। वो आप समझाइए कि क्या है नी पेन? उसको लेकर बहुत सारे मिथ है जी। पब्लिकली, जनरली हम सुनते हैं कि डीजनरेशन, जनरली डीजनरेशन मतलब घिसन ओल्ड एज में होता है। ओल्ड एज में होता है। ठीक है? अब कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं कि मसल्स वीक होने की वजह से, मसल टाइटनेस की वजह से या तो सराउंडिंग स्ट्रक्चर की वजह से नी पेन होता है। अब हुँ, स्पेसिफिकली आई विल टेल यू कि कभी-कभी नी पेन होता नहीं है, वो बैक पेन का रेडिएटिंग पेन होता है। बैक अच्छा, पेन की वजह से वो नी पे जो नर्व्स आती है ना, उसका पेन आपको नी में फील होता है। फ़ील होता है। और कभी-कभी क्या चीज़ है ये भी मैं अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ कि जो भी पेशेंट आता है वो कंप्लेन करता है नी पे। बट व्हेन आई चेक तो वो नी में कोई प्रॉब्लम होती ही होती नहीं है। नहीं है। उनको बैक की वजह से बैक में कोई नर्व इम्पिंज हो रही है या तो फिर बैक से मसल टाइट है, तो वो घुटने पे लोड आ रहा है और वो पेन भी डिफरेंट होता है। आपका जो डीजनरेशन वाला पेन होता है वो भी डिफरेंट होता है। इंजरीज़ वाला पेन भी डिफरेंट होता है और मसल्स कनेक्ट होता है, वो वाला पेन भी डिफरेंट होता है। अभी कभी-कभी मैं बोल रही हूँ कि आपको कोई लिगामेंट टेयर है, उसमें भी आपका नी लॉक होगा, आपको डीजनरेशन है उसमें भी आपका लॉक हुँ, होगा और आपका मसल टाइटनेस है उसमें भी लॉक होगा। अगर पटेला में कोई प्रॉब्लम है तो भी घुटना लॉक होगा, लेकिन उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमें करना है। ओके। लॉकिंग इज़ कॉमन इन दिस ऑल कंडीशंस। एक घुटना लॉक हो गया है, फिर हिल नहीं रहा है, या हुँ, तो पूरा स्ट्रेट नहीं हो रहा है या तो पूरा बेंड नहीं हो बेंड रहा है। नहीं हो रहा है। तो ये कंडीशंस ये जो सिम्पटम्स है वो बहुत सारी कंडीशन में कॉमन फील होती है पेशेंट्स को, लेकिन उसके डिफरेंशियल जो होते हैं ना वो डॉक्टर्स को पता होती है। हुँ, तो जनरली घुटना होता है तो सब यही समझ लेते हैं कि डिजनरेशन स्टार्ट हो गया। अब कुछ-कुछ आते हैं मैम 40 में कैसे डिजनरेशन स्टार्ट, मुझे बोलना पड़ता है घिसा नहीं है, डोंट वरी। ये बैक की वजह से नी में फील हो रहा है या तो आपके मसल टाइट हो गया और कुछ नहीं है। ये तो आपके एग्ज़ामिनेशन के बाद ही पता डेफिनिट चलेगा। डेफिनिटली वो तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। चेक करने के बाद, पेशेंट को सुनने के बाद और बाद में मूवमेंट देखने के बाद। हुँ, ये सारी चीज़ें देखने के बाद पता चलेगी कि एक्चुअल ये कंडीशन है क्या? काफ़ी केसेस अभी आए हैं आफ्टर द कोविड हाँ। हिप पेन वाले, जी। उसके ऊपर आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? ये जो है ना कोविड के बाद दैट इज़ ऐज ऑफ 35 टू 50, 35 टू 50 जिसको डेफिनिटली सीवियर कोविड में से गुज़रना पड़ा है और ट्रीटमेंट भी इतनी ली है और उसी की वज़ह से और ये कंडीशन मेनली मेल पेशेंट में देखा है मैंने। ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हिप डिजनरेशन स्टार्ट अर्ली स्टेज में हो जाता है इनका ड्यू टू द डेफिनिटली द हेवी मेडिसिन्स कोविड में ली है। लेकिन आई विल एडवाइस कि आप इंस्टेंटली ये छोटी एज में सर्जरी के लिए मत चले जाओ, हुँ, ठीक है? सर्जरी तब ज़रूरी होती है कि जब बहुत ज़्यादा डिजनरेशन हो गया है कि आप चल नहीं पा रहे हो, आपका हिप लॉक हो गया है या तो फिर हड्डियाँ एकदम नज़दीक आके एक साथ घिस रही है तो भी, और उसमें भी आप इंस्टेंटली तो मत ही जाओ। पहले आप सराउंडिंग मसल्स को
प्रॉपरली प्रिपेयर करके प्रिपेयर जाओ। करके जाइए। ठीक है? कि जो भी हिप रिप्लेसमेंट हो रहा है आपका, वो अपनी जगह को होल्ड कर पाए और बाद में जो है वो फ्यूचर में आपको ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम ना करे। क्योंकि अभी तक जो भी सर्जरी होती है, एक सर्टेन रिपोर्ट्स होते हैं, उसके बाद डायरेक्ट एग्ज़ीक्यूट हो जाती है सर्जरी। जी। उसके पहले की कोई प्रिपरेशंस बट ना तो प्रॉब्लम है, पेशेंट करता जैसे है, मैंने बोला कि पेशेंस लेवल पेशेंस कम है, लेवल कम है। तो वो पेशेंट डॉक्टर के पास आएगा, कुछ भी कर लो पेन बेयर नहीं हो रहा है। मेरा पेन अब ये क्लियर ऐसे चलना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा अच्छा है, नहीं ऐसे लग रहा चल है। रहा है तो सबके सामने ऐसे चल रहा है तो अच्छा नहीं लगता है। तो अब जो कुछ करना है वो कर लो। तो एक सर्टेन टाइम तक डॉक्टर समझाएँगे कि पहले इसको स्ट्रॉन्ग करो, लेकिन पेशेंट तब सुनता नहीं है कि सर वो तो एक्सरसाइज़ तो सर्जरी के बाद भी कर लेंगे। कर वो हो जाएगा, इग्नोर वो कर तो दो। वो इग्नोर करके पहले सर्जरी करवा लो। सर्जरी करने के बाद आप एक्सरसाइज़ कर रहे हो, तो वो सिर्फ़ हिप को वो जगह पे मोबिलाइज़ करने के लिए हुँ, कर रहे हो, ना कि सराउंडिंग मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने ट्रेन के लिए। वो तो उसकी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ उतनी की उतनी है जितनी सर्जरी के पहले थी। जैसे ही हिप सर्जरी हुई है, तो 2-3 महीने तो आफ्टर सर्जरी आपको एक्सरसाइज़ करनी ही करनी है। हुँ, तो पेशेंट क्या करेंगे, वो 2-3 महीना एक्सरसाइज़ उसमें भी 1 महीना ठीक से करेंगे, बाकी के 2 महीना वैसे भी ठीक नहीं करेंगे। 1 दिन जा रहे हैं, 1 दिन नहीं जा रहे हैं, तो 1 महीने के बाद डॉक्टर को बोलेंगे कि आप सिखा दो, हम घर पे कर घर लेंगे। पे कर लेंगे। व्हाट दैट मेक्स सेंस। उसके बाद क्या होगा कि 6-7 साल के बाद आपको फिर से वही जगह पे पेन एंड स्टिफनेस चालू हो जाएगी। तो क्या आपका बॉडी इतना कैपेबल होगा कि यू कैन गो विद अ मल्टीपल सर्जरीज़? पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल और वही चीज़ पे आपको पेन स्टार्ट 5-6 साल के बाद वापिस हुआ है, तो वो ट्रीटमेंट भी लॉन्गर हो जाएगी, काफ़ी टाइम तक हो जाएगी। अगेन दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। बिफोर सर्जरी भी एक्सरसाइज बहुत उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा मोर देन आफ्टर के आफ्टर। बदले बिफोर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। एक्सरसाइज़ है, पेन मैनेजमेंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी पेन के साथ भी आप सर्जरी करा रहे हो, तो वो चीज़ अगेन आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होती है। तो पहले पेन का आप कंट्रीब्यूशन देख लो, आपका बॉडी का कंट्रीब्यूशन देख लो, आपकी बॉडी कितनी वीक है, वो सब देख लो, एक्सरसाइज़ कर लो स्ट्रेंथन करने के लिए। देन इफ नेसेसरी देन गो फॉर द सर्जरी, अदरवाइज़ नॉट। हुँ। अभी एक क्वेश्चन मेरे पूछने वाला हूँ जो है फीमेल के अकॉर्डिंग कि व्हेन ही शी इज़ कंसीविंग बेबी हुँ, देन आफ्टर प्री उसकी जो सर्जरी रहेगी बिफोर डिलीवरी एंड देन आफ्टर आफ्टर डिलीवरी जो उसको क्या एक्सरसाइज़ उसको कितना रोल प्ले करता है? क्योंकि कोई बहुत लेडी ज़्यादा। अभी करती नहीं है। बहुत ज़्यादा। देखो अभी प्रीनेटल एक्सरसाइज़ेज़ का तो चल रहा है, हुँ, मतलब पहले से तो काफ़ी लोग कर रहे हैं। अवेयर हो चुके हैं हाँ अभी। जी, लेकिन जो चीज़ मिसिंग है दैट इज़ पोस्टनेटल, कि भई अब बच्चा आ गया तो अब टाइम नहीं मिलता नहीं ये वो, लेकिन भूल जाते हैं कि पोस्टनेटल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके हिप मसल्स को स्ट्रॉन्गर करना। जो बेबी इतने टाइम आपने कैरी किया है तो उसका लोड लोड कंटीन्यूअस आपके बैक पे आया है, तो वो बैक मसल्स पे वर्क करना हुँ, और आपके लेग्स में जो स्वेलिंग आई होती है ड्यूरिंग हुँ, प्रेगनेंसी, वो स्वेलिंग जब रिड्यूस हो जाता है बेबी आने के बाद, तो वो लेग मसल्स को भी वर्कआउट करना दैट इज इम्पोर्टेंट। हम सब वेट मैनेज करने में चले जाते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, बट वी डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन द मसल्स व्हिच आर मोर इम्पोर्टेंट। आप थाई मसल्स पे वर्क कर लोगे, आप टमी मसल्स पे वर्क कर लोगे, आप हुँ, फैट के लिए, लेकिन यू आर नॉट वर्किंग द मेन मसल्स व्हिच आर वेरी इम्पोर्टेंट। हुँ, ये पेल्विस ने इतने टाइम तक वेट बेयर किया है, तो वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आपका पोस्चर चेंज हो गया, तो वो पोस्चर पे आप वर्क करिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, टोन पे ध्यान देना और ये भी डेफिनिटली कोई प्रोफेशनल के पास, हुँ। ये भी पोस्टनेटल भी अपने यूट्यूब पे देख के कर लीजिए, ऐसा मत कीजिए। कोई प्रोफ़ेशनल के पास सीखिए, इतना टाइम नहीं है तो एटलीस्ट थ्राइस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक आप जाके डेफिनिटली प्रोफ़ेशनल के पास करिए एक्सरसाइज़। जैसे फीडिंग टेक्निक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, वो सीखिए कि कैसे बेबी को फीडिंग कराना है। कुछ मदर्स होती है रात को लेट के कराती है। हाँ, अगेन उसकी बॉडी के लिए तो खराब है, बेबी भी चॉकिंग कर सकता है। आपने डायरेक्ट लैप में ले लिया और सीधा फीडिंग कराने लगे तो अगेन आपको बैक पेन, नेक पेन सब स्टार्ट हो जाएगा। तो फीडिंग टेक्निक्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। तो ये चीज़ें हैं कि ये सारी चीज़ें भी आपको सीखनी होगी। तो फ्यूचर में आप बच्चा जब बड़ा हो जाए तो आप भी पेन फ्री लाइफ लाइफ एन्जॉय कर एन्जॉय सको। कर सके और बच्चा
उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो उसकी लाइफ की भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है, जी, क्योंकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज बच्चे के ऊपर भी कुछ इम्पैक्ट आता जी, होगा। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। ओके, अभी ये फ्रोज़न शोल्डर और स्टिफ नेक इसके ऊपर कुछ डीप लेवल का समझाइए कि ये क्यों ये हो रहा है सबको? ये चीज़ मैंने जैसे आपको आगे भी बताई कि शोल्डर पेन है तो इट्स नॉट एट ऑल फ्रोज़न शोल्डर। ठीक है। वो मिथ है कि भाई कंधा दर्द कर रहा है तो फ्रोज़न शोल्डर ही होगा, हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है तो वो फ्रोज़न शोल्डर ही होगा, हाथ पीछे नहीं जा रहा है तो फ्रोज़न शोल्डर ही होगा। बट देयर आर मल्टीपल रीज़न्स और जैसे नेक में तो हमने बात की ही है कि हाउ सर्वाइकल इज़ इम्पोर्टेंट इन योर बॉडी कि जो ब्रेन और लोअर स्पाइन को कनेक्ट करता है आपकी, तो उसकी मोबिलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है, उसके रिलेटेड सिम्पटम्स भी बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर नेक स्टिफनेस है तो आपको हेडेक कंटीन्यूअसली रहेगा। आप कितनी भी मेडिसिन ले लो लेकिन हेडेक कम नहीं होगा। अगेन आप जब सो रहे हो तो सर्वाइकल पेन की वजह से आपको हार्ट बीट भी अपने खुद के सुनाई देंगे। हुँ, हुँ, कभी-कभी सर्वाइकल पेन की वजह से आपको कानों में से भी एक आवाज़ सिटी यस, आवाज़ बजने लगती है। आएगी जैसे कोई वेव चल रहा है या हुँ, तो फिर आपको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। दैट लीड्स इरिटेशन सर्वाइकल पेन होता है वो मूड इरिटेशन भी करता हुँ, है। जैसे काफ़ी यंगस्टर्स को मैं देखती हूँ कि मैम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है या जाती हूँ। किड्स में इरिटेशन का लेवल भी बढ़ा हुआ देख रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत बचपन से मोबाइल उनको दे दिया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो नेक पे लोड आता है, क्योंकि दे आर तो वेरी यंग, तब तो पूरी हुँ, स्पाइन प्रोसेस भी नहीं होती और यू आर पुटिंग प्रेशर प्रेशर। बच्चों पे, स्पाइन पे। तो ये सारी चीज़ है कि अगेन मिसलीड यू, ये हेडेक है तो कोई और रीज़न होगा, पाल्पिटेशन हो रहा है जैसे कि आपके हार्ट बीट्स आपको सुनाई दे रहा है तो मेरा हार्ट वीक हो गया। कभी-कभी होता है कि नर्वसनेस आ जाती है सर्वाइकल कैन पे के कि कोई कोई टेंशन नहीं है तो नर्वसनेस नर्वस क्यों फील फील हो रही है? हो रहा है। कभी-कभी ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, एक ही स्टेप चढ़ लिया तो ब्रेथलेसनेस फील होने लगेगी। अ, इतना रेस्ट करके उठ रहे हो फिर भी यू जी, फील टायर्ड। कभी-कभी सर्वाइकल पेन की वजह से आपको मतलब 10-12 घंटे सोने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आप फ्रेश रहोगे ही नहीं। हुँ, ठीक है, तो नेक पेन ये सारे सिम्पटम्स भी दिखाता है, जस्ट रादर देन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ पेन। ठीक है, तो कभी क्या होता है कि ये सारे पेन की वजह से यू गोट ट्रैप्ड इन अ डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। ठीक है, तो ये चीज़ की वजह से अगेन मैंने जैसे बोला कि वो साइकिल कंटिन्यू साइकिल रहेगी चलती रहती। कि ना तो ईसीजी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ना तो कोई रिपोर्ट्स एब्नॉर्मल आ रहे हैं, ना तो आई साइट भी प्रॉपर है, ना तो नंबर नहीं बढ़े मेरे। तो वो लेटने के टाइम क्यों हार्ट बीट बढ़ रहा है? मल्टीविटामिन्स लेके देख ली, सब कुछ लेके देख लिया लेकिन ब्रेथलेसनेस कम क्यों नहीं हो रही है? विज़न क्यों ब्लर हो रहा है? कभी-कभी विज़न भी सर्वाइकल की वजह से ब्लर हो रहा है। ओके, ईयर में सारी ट्रीटमेंट करवा ली, फिर भी आवाज़ कम नहीं हो रही है। नहीं हो रही। देन यू एक्सेप्ट इट कि कि हाँ, मेरे साथ चलो है ये। यही है, अब नाउ कंटिन्यू एंड अगेन ये जब बढ़ जाती है, यू कम टू अ डिप्रेशन। तो सर्वाइकल के बारे में बार-बार बोल रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ कि सर्वाइकल पेन एक ऐसा है कि जिसके साथ बहुत सारी कंडीशन कैरी होती है हुँ, और जब तक वो प्रॉपर्ली ट्रीट ना हो, तो वो कंडीशंस बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। तो इसीलिए यंग जनरेशन में हार्ट अटैक आना, टायर्डनेस आना बहुत सारा दिख रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा। जी, इसी क्योंकि वजह से। रिसेंटली कॉल जो ये है कि यंग जनरेशन ड्यू टू हार्ट अटैक डेथ बहुत ज़्यादा नंबर जी, ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जी, देयर उनको आर रिकवरी का भी मल्टीपल टाइम नहीं रीज़न्स मिल। यंग एज में। एक तो जंक फूड बहुत बढ़ गया है। हुँ, सेकंड इज़ वाटर इंटेक इज़ वेरी लेस। वो जितना जंक फूड खा रहे हो, उसी हिसाब से आप पानी नहीं पी रहे हो, तो वो भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है? आप प्रॉपर एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हो बॉडी को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे हो। आप चीज़ है कि आप रॉन्ग पोस्चर में कंटीन्यूअस रहते हो जैसे कि आप टीन एज में देखोगे तो बैक वन साइड ही उठा के चलेंगे। टीवी देख रहे हैं तो कंटीन्यूअसली टीवी देख रहे हैं। मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो कंटीन्यूअसली कंटीन्यूअसली रॉन्ग वो पोज़ीशन यूजिंग मोबाइल। तो क्या होता है माइंड तो स्टक हो जाए, बॉडी भी एक ही जगह पे बॉडी भी स्टक एक हो जगह जाती है, अटक। स्टिफनेस आ जाती है। तो दैट ऑल अगेन जैसे हमने बात की वो हार्ट पे प्रेशर लगाता है। हुँ, तो डेफिनिटली एक टाइम आता है कि हार्ट की भी पंपिंग की कैपेसिटी होती है। तो वो हार्ट अटैक नहीं होता है, इंस्टेंटली हार्ट कोलैप्स हो जाता है। ओके, ब्रेकडाउन क्योंकि पूरा। हार्ट अटैक टाइम देता है आपको हॉस्पिटल तक पहुँचने का, हुँ, ये ठीक है? कंटीन्यूअसली यू कोलैप्स हो गया। कोलैप्स। ये एक वर्ड आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि रिहैबिलिटेशन। जी, ये
समझना है मुझे कि क्या है रिहैबिलिटेशन, आपके प्रोफ़ेशन में क्या मैटर करता है? वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी मिसिंग पार्ट। हुँ, जैसे मैंने बोला कि अगर कोई पेशेंट इंजरी के बाद मेरे पास आता है या तो फिर जैसे कोई किसी की ट्रीटमेंट की है मैंने, बैक पेन है, नेक पेन है, नी पेन है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि कम फॉर द फॉलो-अप। हुँ, द फॉलो-अप का मीनिंग होता है रिहैबिलिटेशन। मैंने आपको रिपेयर करके भेज दिया, टोटली। अब फ़ॉलो-अप क्यों होता है कि आप एक्सरसाइज़ प्रॉपर कर रहे हो कि नहीं, जो मैंने घर पे की है एंड कुछ जो चीज़ें होती हैं कि वो रिकवरी के बाद मुझे ऐड करनी होती है, वो मैं कराऊँ आपको, हुँ, दैट इज़ कॉल्ड रिहैबिलिटेशन। अब जैसे मैंने बोला सर्जरी करवा के आया कोई पेशेंट, तो 1 महीने करेंगे, बाद में बोल देंगे अब घर पे सिखा दो, कर लेंगे। हुँ, तो दैट इज़ अ मिसिंग पार्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन और जब तक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन नहीं होता दैट कंडीशन रिवर्स वो वापस आएगी, एज़ इट इज़। आएगी ने आएगी। अगर आपने प्रॉपर कंडीशन ट्रीट करने के बाद रिहैबिलिटेशन किया है, प्रॉपर वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया है, तो वो चीज़ वापस नहीं आएगी। लेकिन ये पार्ट अगर मिस हो रहा है आपका, जैसे हम करते हैं ना एक्सरसाइज में वार्म अप कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, लेकिन कूल डाउन फेज़ सब मिस कर लेता है। हुँ, लाइकवाइज़ रिहैबिलिटेशन कि हम वो सी चीज़ ही मिस कर लें। मतलब कुछ-कुछ लोगों को ऐसा होता है कि अब तो पेन नहीं है, अब तो तो अभी कोई क्या सारी ज़रूरत है? मूवमेंट प्रॉपरली हो रही है, तो क्यों मैम एक्सरसाइज करवा रही है या तो रेगुलर करने पे फोर्स कर रही है, क्योंकि वो चीज़ वापिस ना आए ना आए इसीलिए। इसके लिए। इट डोंट गेट्स रिवर्स इसीलिए रिहैबिलिटेशन इज़ नेसेसरी कंपल्सरी। क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ आपके पास जो पेशेंट आएगा वो एक खुद की माइनस में ही आएगा, मसल स्ट्रेंथ में। अगर उसको आपको पहले रिपेयर करके नॉर्मलाइज़ करना है, देन जी, आफ्टर यू स्ट्रेंथ यस, गिविंग। तो राइट। ये आप रिहैबिलिटेशन रि में ऐड कर सकते हो। रिहैबिलिटेशन दैट ओनली कि आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग हो, जो कंडीशन के साथ आप आए थे मेरे पास, वो वापस ना हो आप। और उसके लिए जितनी ज़िम्मेदारी आपकी है, उतनी ही हमारी पेशेंट कुछ की भी है। जैसे मैंने बोला कि पेशेंट्स को ऐसा होता है कि अब ये फोकट के इतने दिन खींच रही है, अब ठीक हो गया फिर भी 10-12 दिन और बढ़ा रही है फीस के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जो देखते हो वो आपका पेन लेवल देख रहे हो और मैं जो देख रही हूँ कि वो फ्यूचर में नहीं आना चाहिए, इस हिसाब से वो 10-12 दिन ज़्यादा लेते हैं, हुँ, कि आपको वापस से 6 महीने, 6 5 महीने महीने मेरे पे पास ना आना ना आने पड़े। वो पड़े। 10-12 दिन इज़ मोर प्रॉफिटेबल फॉर यू रादर देन कम बैक फॉर 4, 5, 6 मंथ्स। So that will be more profitable for us, not हुँ, this that 10-12 days, right? तो ये एक बहुत ही गुड इंटेंस है। जी। ओके। हमने आप ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन हमारी बात हुई थी बैक कैमरा, तो आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले ओल्ड एज के लोगों के लिए ये क्या गिफ्ट देने वाले हैं सब? इतने साल की प्रैक्टिस में व्हाट आई मीन्स इज़ दैट कि छोटे बच्चों के लिए सेटअप है। हुँ, फिजियोथेरेपी ऑल ओवर कंडीशन सारी एज के लिए सेटअप है। हुँ, हुँ, जैसे पीडिया होता है ना छोटे बच्चों का, उसका एक अलग स्टेशन होता है, हुँ, जिसमें वो एंगेज रहता है। हुँ, नॉर्मल जो हमारा फिजियोथेरेपी क्लिनिक होता है, वो हम फंकी नहीं बना सकते। हुँ, कि जिसमें वो तो एक चीज़ है हम एंड ऑफ द डे उन्हीं को मिस कर लेते हैं जिन्होंने ये लाइफ जीना सिखाया। दैट इज़ आवर पेरेंट्स और पेरेंट्स ओल्ड हैं। एज और हमारा दादा-दादी। और क्या होता है कि आफ्टर 50 दे स्टार्ट फीलिंग कि अब घर के बाहर नहीं जाना है। अब मैं गाड़ी नहीं चला सकता या चला सकती। मैं गिर जाऊँगी तो, बैलेंस चला गया तो, अब चलते-चलते यूरिनेट हो गया तो मुझे हुँ, मेरे लिए एम्बैरेसिंग हो जाएगा ये सारी चीज़। तो ये चीज़ क्या होती है कि ये प्रेशर उनके माइंड पे डालता है तो उसकी वज़ह से उनकी मेमोरी पे भी प्रॉब्लम होती है। हुँ, ओल्ड एज में जो एक्चुअल पेन होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है डिजनरेशन वाला। तो वो पेन थ्रेशोल्ड भी बढ़ जाता है क्योंकि बेयरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है आपकी हुँ, और माइंड डाइवर्ट कर नहीं पाते हो। काम में तो आप कहीं पे भी माइंड डाइवर्ट कर लोगे। ओल्ड एज माइंड डाइवर्ट नहीं कर पाते तो उनसे इनकी इरिटेबिलिटी बढ़ती है। यस, जो बोल नहीं सकते पेन हो रहा है और पेन की ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि कुछ-कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया होता है कि अब ओल्ड एज में तो पेन रहना ही होना रहना। ही है। सो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं एक जीरियाट्रिक सेंटर खोल रही हूँ, ओल्ड एज सेंटर, नॉट ओल्ड एज होम। हुँ, आई एम अगेंस्ट ऑफ दैट। तो वो चीज़ में क्या होगी कि जब भी वो ओल्ड एज पेशेंट आएँगे तो उनको एक्सरसाइज़ विद फन होगा। जैसे हमारे में बोलते हैं ना बचपन और बुढ़ापा एक सिम सेम होना सेम चाहिए। होता है। तो आई वांट कि वो लोग वो अपने बचपन को एन्जॉय कर पाएँ सिमिलर एज में, सेम एज में वो बचपन को एन्जॉय कर पाएँ विथ फन और स्ट्रॉन्ग रहने के साथ-साथ, पेन फ्री रहने के साथ वो एन्जॉय कर पाएँ, डर के साथ नहीं। तो हुँ, ये मोटो के साथ मैं एक जीरियाट्रिक सेंटर ओपन कर रही हूँ अपना। इसमें आप क्या करवाने वाले हैं?
लाइक थोड़ा ब्री इट विल बी जैसे मैंने बोला फन एक्टिविटीज़ होगी। हुँ, जैसे ये वाली एक्सरसाइज करनी है, ये करनी है, वो मेरा हुक्म नहीं होगा। वन वो पे लोग गेम के साथ है, ईज़ के साथ है, हुँ, एक्सरसाइज कर पाएँगे। एक्सरसाइज सब में इंक्लूड होगी ही होगी, लेकिन विथ फन। दे विल एन्जॉय। हुँ, उनके लिए वो बर्डन नहीं होगा, कि अब ये करना है, ये करना पड़ेगा, ये होगा नहीं। जो होगा उनसे वही एक्सरसाइज होगी बट विथ फन। तो चीज़ है कि उनको डर ना लगे कि मैं स्टिक पे आ गया तो, या वॉकर लेके चलना पड़ेगा, या बेड पे बिस्तर पे आ गया तो मैं फैमिली पे बर्डन हो जाऊँगी और हो जाऊँगा। उनका डाइजेस्टिव कम हो जाता है, ओल्ड एज में आपका खाना कम हो जाता है, सामना करो। अगेन न्यूट्रिशन वैल्यूज़ गो डाउन। अगर ये एक्सरसाइज़ेज़ प्रॉपर हो रहा है, तो भूख भी लगेगी, आप खा भी प्रॉपर पाओगे, तो आपका न्यूट्रिशन वैल्यू भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि हमारे इंडिया की है ना जो एवरेज एज है ना वो 65 हो गई है। हो गई है। अ, डेफिशिएंसी बढ़ती जा रही है क्योंकि खाना कम हो जा रहा है। हुँ, तो अगर आप एक्सरसाइज़ प्रॉपर करेंगे वो ओल्ड एज वाले, तो उनको भूख भी लगेगी, प्रॉपर खा भी पाएँगे, प्रॉपर इंटेक भी होगा। उनको जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंट की वजह से और पेन हो रहा है, वो भी नहीं होगा। तो दिस इज़ माय मोट्टो कि अल्टीमेटली लेकिन जितना भी जी रहे हैं वो एन्जॉय करके जिए, और जो चीज़ मिस हुई है उनके लाइफ करियर के टाइम, दोनों हाँ, वो सारी चीज़ें वो लोग एक साथ एन्जॉय कर पाएँ। वेरी गुड इंटेंशन जी, और मैं भी एप्रिशिएट करूँगा थैंक और यू। काफ़ी कुछ अच्छी बात है क्योंकि एक प्रॉब्लम शायद आप बोली नहीं लेकिन मैं करूँगा कि ओल्ड एज को सुनने वाला भी कोई नहीं है। शायद यहाँ पर आके वो अपनी बात रख सके, एक्चुअली हाँ। बोल सके। जी, कि वो बोल पाए पेन है या तो फिर यूरिन इनकॉन्टिनेंस है, जो चीज़ नहीं बोली जाती, कि उनको शेम आता है कि अब कैसे बोलूँ कि हुँ, मुझे यूरिन इतनी जाने में बड़ी एज में प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रही है, तो दे अवॉइड कि बाहर नहीं आना है, मुझे मन नहीं है। लेकिन मन तो बहुत होता है, बहुत होता है। लेकिन अगर वहाँ जा रहे हैं तो बाथरूम अवेलेबल नहीं हुआ तो मैं कहाँ जाऊँगी या जाऊँगा? तो ये सारी चीज़ें हैं कि दे कैन यहाँ आएँगे तो आराम से मेरे साथ वो चीज़ कन्वर्ट कर पाएँगे, बात कर पाएँगे, और ये चीज़ को हम ट्रीट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बात कर लिया, ट्रीट भी करेंगे, तो दे कैन व्हाटएवर दे व्हेरेवर दे वांट टू गो आउटसाइड, दे कैन गो एंड एन्जॉय द नेचर आल्सो। ये पॉडकास्ट सुन के अगर कोई व्यूअर हमारे आपको 15 मिनट देना चाहेंगे, तो आप क्या टिप्स देंगे उनको कि ये 15 मिनट में वो उसकी लाइफ को अपलिफ्ट लेके जा सके और क्या अवेयरनेस ला सके कि उसकी एक्सरसाइज में उसकी लाइफ आगे क्योंकि उस एक्सरसाइज से फ्यूचर होता है ये तो मैं समझ गया। तो अभी व्यूअर्स के लिए आप क्या टिप्स देने वाले हैं? ऑलमोस्ट टिप्स तो ड्यूरिंग कन्वर्सेशन मैंने दे दी है, हुँ, सिटिंग स्टैंड। लेकिन एक चीज़ कॉमनली बोलूँगी कि इफ पॉसिबल तो बहुत ज़्यादा बैठिए मत। हुँ, बहुत ज़्यादा खड़े मत रहिए, ठीक है? और बहुत ज़्यादा झुक के मत काम करिए, हुँ, और दोनों पैरों पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वेट करके करिए। और जैसे बात की एक्सरसाइज की, तो मैंने जैसे बोला कि आप पोस्चर का मैं बोल सकती हूँ आपको। एक्सरसाइज़ेज़ का आपको आपके प्रोफ़ेशनल के पास जाके सीखना पड़ेगा। रीज़न कि आप क्या सफ़र कर रहे हो, कभी-कभी होता है आपको लगता है ना, ना पेन तो कुछ नहीं है, आप बता दो, लेकिन वो चेक करना पड़ता है कि वो स्टिफनेस है कि नहीं, तो वो पर्टिकुलर मसल्स की एक्सरसाइज करा सकते हैं। लेकिन डेफिनिटली आई विल से कि आप सिटिंग में, स्टैंडिंग में, और स्पेसिफिकली आई विल टेल हाउसवाइफ कि रेस्ट करने के लिए सोफ़ा मत यूज़ करें, क्यों? क्योंकि सोफ़ा बैठने के लिए होता है, सोने के लिए नहीं। तो लगभग ये तो हर घर में बहुत कॉमनली हर देखने घर की मिलता कहानी है है। शायद। एंड डिस्ट्रीब्यूट योर वर्क, मतलब आपके वर्क लोड को डिवाइड करो। या तो जल्दी उठ जाओ, या तो फिर डिवाइड ऐसे करो कि आपको बीच में 2-3 मिनट बैठने मिले। तो जनरली आई हैव सीन हाउसवाइफ, वर्किंग वूमन, कि एक साथ 1-2 घंटा काम खींच लिया, फिर या तो वर्किंग वूमन है वो काम पे चली जाएगी, या तो फिर हाउसवाइफ है वो रेस्ट पे, आराम करने। और कुछ-कुछ हाउसवाइफ बोले बैठने का कहाँ टाइम मिलता है, लेकिन ढूँढो। निकालो। वो ढूँढो टाइम, खुद के लिए निकालो। वी हैव मतलब टाइम है कि टीवी शोज़ आधे-आधे घंटे बैठने का, लेकिन वी डोंट हैव टाइम टू सिट 2 मिनट के लिए वर्किंग में। 15-20 मिनट का काम हो गया है, किचन में आप एक चेयर रख लो, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि 15 मिनट खड़े रहो तो 15 मिनट बैठो। जस्ट 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। खड़े रहना है, बैठने का भी टाइम नहीं है, तो जस्ट रोम अराउंड, 4-5 स्टेप्स आगे-पीछे घूम लो। तो भी थोड़ा बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगा। और सोफे पे लेटने के लिए इसी मना कर रही हूँ कि वो आप अंदर चले जाते हो पहली बात।
हुँ, तो उठने में बहुत ज़्यादा घुटनों पे प्रेशर आता है। और अगर आप सो रहे हो तो आप जो हेड रेस्ट होता है वो हैंड रेस्ट होता है, नॉट अ नेक रेस्ट। हुँ, आप नेक रेस्ट पे रह रहे हो तो कंटिन्यूअस आपके गर्दन पे लोड आएगा, आपकी बैक इतनी ऊपर रहेगी तो बैक पे लोड आएगा, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि नेक पेन और बैक पेन ज़्यादा सीवियर होता जाएगा। तो सोफ़ा रेस्ट करने के लिए नहीं है, सिर्फ़ बैठने के लिए। बैठने के लिए। और मेल पेशेंट को बोलूँगी कि सोफ़ा बैठने के लिए, फैलाने के लिए नहीं है, ठीक है? बेड की तरह मत यूज़ करियो उसको भी। आप बैठ रहे हो तो स्ट्रेट नहीं बैठ रहे हो, यू गो जैसे नीचे ओके, चले जा रहे हो और आगे भी जो भी पड़ा है उस पे पैर पैर रख के टिका के बैठ गए, अगेन दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन योर बैक एंड लेग्स। तो सोफे को बैठने की तरह यूज़ करो तब तक ठीक है, फैलाने के लिए या लेटने के लिए नहीं। और कॉफ़ी टेबल को कॉफ़ी टेबल की तरह यूज़ करिए, हाँ, लेग रेस्ट के लिए लेग नहीं। रेस्ट के लिए नहीं, ये जी। हमारे कॉर्पोरेट में और एमएनसीज़ में हम बहुत करते हैं ये, जी, ये इसीलिए बोल रही हूँ कि एक्टिविटी। कॉफ़ी टेबल को कॉफ़ी टेबल ही रहने दें, उसको लेग रेस्ट एरिया मत बनाइए आपका। अल्टीमेटली दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन यू ओनली। जो हम जानते नहीं है, इनडायरेक्ट वे में हम हमारी प्रॉब्लम का जी, कि क्रिएट कोई भी बोलेगा अबे थके हैं तो थोड़ी देर बैठिए तो क्या हुआ? वो थोड़ी देर होता ही नहीं है पहली बात, वो ड्यूरेशन लंबा होता है और वो थोड़ी देर में भी थोड़ा-थोड़ा करके ही पेन ज़्यादा बढ़ता है। एक हैबिट कन्वर्ट हो जाती है, जी, उसके और बाद ये बाद में बॉडी उसी टाइप में आपका चला जाता है हुँ, एंड देन स्टार्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम। तो अगेन थैंक यू वेरी मच आपने वेलकम। इतनी हेल्दी कन्वर्सेशन दी है और हमारी बॉडी को इतना डीप लेवल समझाया है और जी, हम विश करेंगे हमारी टीम के वती कि जो आपका जो इंटेंट है ओल्ड को लेकर, जो जी, ओल्ड एज लोगों को आप जो देना चाह रहे हो, जी, होपफुली आप बहुत अच्छी तरीके से दी है। जी। और होपफुली मेरी साइड से है कि ये चीज़ पब्लिक समझे बहुत कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ और अपनी प्रॉब्लम ओल्ड एज में बेयर करना नहीं होता है, सॉल्यूशन निकालना होता है। ठीक हुँ, है? एंड होपफुली ये चीज़ अभी बोल रही हूँ कि आप लोग अपनी बॉडी को इम्पोर्टेंस दीजिए। ठीक है? कि हाउ इम्पोर्टेंट योर बॉडी इज़ समझो, पेन बेयर मत करो, थोड़ा भी पेन है तो कोई भी नियर बाय प्रोफेशन को जाके दिखाओ और रिकवरी स्टेज में, क्योंकि पेन फ्री जीने का अलग ही मज़ा होता है, अलग ही वो होता है और पेन के साथ बर्डन के साथ जीने में मज़ा नहीं आता है। एक बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी, जी, बिफोर कैमरा हम जो डिस्कशन कर रहे थे, आप किसी को कभी होप नहीं देती, वो बहुत अच्छी रॉन्ग बात है। होप नहीं देती मैं कभी हाँ, किसी को। मतलब जो है, जो नहीं है वो नहीं है, हाँ, वो मैं एज़ इट इज़। रॉन्ग होप किसी को नहीं देती कि आप पहले इतने टाइम कराओ बाद में अच्छा होगा। अगर अच्छा होगा मैंने बोला है तो आई मेक श्योर कि मेरी जान भी लग जाए लेकिन मैं उनको ठीक ठीक करके करेंगे, भेजूँ। और मैं रॉन्ग गाइडेंस कभी नहीं देती, पहली ये बात। बहुत अच्छी चीज़ इफ है। इट्स नॉट माय केस आई विल डेफिनिटली टेल नो कि ये मेरा केस नहीं है, ये मेरे पास ट्रीट नहीं होगा। बेटर गो टू द प्रोफेशनल जो इनका केस है वो, हुँ, ठीक है? और थिंग इज़ कि आई नेवर वेस्ट एनी पर्सन्स होप। हुँ, अगर मैंने बोल दिया है कि डोंट वरी हो जाएगा, तो तो आई मेक श्योर कि वो हो ही जाए। तो डेफ़िनेटली ट्रस्ट तभी बिल्डअप होगा, ऐसे ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता। ट्रस्ट पेशेंट रख के तभी आता है कि व्हेन आई कीप माय ट्रस्ट, व्हेन आई कीप माय प्रॉमिस अलाइव, कि जो मैंने बोला था वो किया, तभी वो ट्रस्ट लेके मेरे पास आएँगे। क्योंकि हमें आपको रिकमेंड करने वाले भी आपके एक पेशेंट ही है। जी। तो ये आपका ट्रस्टवर्दी जी, दिखा रहा है। जी, वही बोल रही हूँ कि ट्रस्ट पाने के लिए पहले आपको वो रिज़ल्ट देना पड़ता है। एंड 16 इयर्स से गॉड ग्रेस और पेशेंट्स का लव ही है इतना कि दे ट्रस्ट सो मच। हुँ, बहुत अच्छी बात। भगवान द्वारकाधीश से भी आपकी प्रार्थना करेंगे कि जी, जो आपका मोटो है, वो ऐसे ही रहे जी, और पब्लिक को भी हमारी इतनी अच्छी ट्रीटमेंट और इतने अच्छे डॉक्टर मिलते रहे। जी, थैंक यू सो धन्यवाद। मच, थैंक यू सो मच।